हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों के बारे में आगे की जानकारी। कल हमने जो इससे पहले का लेक्चर जो हमने कल आपका लेक्चर लिया था, उसमें हमने मध्य प्रदेश की बोलियों को जो है क्षेत्र के हिसाब से आपको बताए थे, यानी कि मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं, मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में, पूर्वी और पश्चिमी, इन सभी के में जो रीजन आते हैं, यानी बघेलखंड आता है, उसके अंदर बुंदेलखंड आता है, और आप उसके नीचे की बात की जाए तो कोरबू का क्षेत्र आता है। फिर इधर अगर मध्य प्रदेश की जो पश्चिमी हिस्से की बात की जाए तो वहाँ पे मालवा और निमाड़ी का जो क्षेत्र आता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे ऐसी कौन कौन सी बोलियां हैं जो उस क्षेत्र के इस क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से बोली जाती हैं। आपको मैंने कल आपको लेक्चर में बताया था कि मध्य प्रदेश की जो आधिकारिक भाषा है वो तो हिंदी है, लेकिन हिंदी के साथ साथ यहाँ पे कई तरह के कई भाषाओं को बोलने वाले लोग मध्य प्रदेश के अंदर रहते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे जो बुंदेलखंडी बोली बोली जाती है, किसी क्षेत्र में बघेलखंडी बोली बोली जाती है, मालवी बोली बोली जाती है, निवाड़ी बोली जाती है। तो इस तरह की बोलियां मध्य प्रदेश में विविध रीजन पे बोली जाती है। मैंने अलग अलग तरह पे जो जगह हैं, अलग अलग जो रीजन है, वहाँ पे इन बोलियों का प्रचलन होता आया है और अभी भी मध्य प्रदेश में इन बोलियों का प्रचलन है। ठीक है, तो आज हम उसी बोलियों को जो है जिलों के हिसाब से जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य यानी कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहाँ पे इन बोलियों को बोला जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आपको डायग्राम के हिसाब से बताया था, तो मध्य प्रदेश का जो इधर का हिस्सा आता है, यानी मालवा का जो रीजन आता है, मालवे के जो हिस्से में कौन कौन सी ऐसी बोलियाँ जो बोली जाती हैं, तो मैं आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मालवी बोली के बारे में। आप सबसे पहले पढ़ेंगे मालवी बोली के बारे में। ठीक, मालवी बोली के बारे में अगर आपको बताना चाहूँ तो इसमें जो जिले आते हैं वो आते हैं सीहोर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, झाबुआ। सबसे पहले आता है सीहोर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, देवास, इंदौर आदि जो मालवा क्षेत्र के अंदर 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 जो जिले आते हैं मध्य प्रदेश के, 8, ऐसे टोटल 8 जिले हैं जो मालवी बोली के जिसके अंदर मालवी बोली बोली जाती है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 8 जिले। 8 ये प्रमुख जिले हैं जिनमें मालवी बोली बोली जाती है। ठीक है, 8 जिले होगा। ठीक है, ये जहाँ पे प्रमुख रूप से मालवी बोली बोली जाती है। अब मालवी बोली का जो आपको मैं बताना चाहूंगा, इसका जो विकास हुआ है राजस्थानी हिंदी के शोर सैनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। हिंदी के राजस्थानी हिंदी के शोर सैनी अपभ्रंश से जो है इसका विकास हुआ है। ठीक है, तो ये हिंदी जो आपकी आई है राजस्थानी शोर सैनी के राजस्थानी जो हिंदी है उसके शोर सैनी अपभ्रंश से जो इसका विकास माना जाता है। अब इसके बारे में मैं आपको तीसरी जो बात है, प्रमुख रूप से बात है, वो बताना चाहूँगा इसके बारे में कि इसकी जो है मालवी बोली की कुछ उप बोलियाँ भी होती हैं। एक तो ये मालवी बोली है, साथ साथ में इसकी ऐसी कुछ उप बोलियाँ भी हैं, यानी इसकी जो सब लैंग्वेजेस भी हैं इसके अंदर मालवी बोली के अंदर जो साथ में इसमें बोली जाती हैं, तो हम उनके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, उप बोली के बारे में मैं इधर लिख देता हूँ। इसकी जो प्रमुख रूप से बोली आती है बोली वह सोंदवाड़ी, राजवाड़ी। सोंदवाड़ी ये इसकी प्रमुख रूप से मालवी की बोली है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कई बार। और दूसरी है राजवाड़ी। सोंदवाड़ी, राजवाड़ी ये प्रमुख रूप से इसकी बोलियां हैं। और दूसरी आती है दशपुरी, उमटवाड़ी। ये इसकी प्रमुख रूप से बोलियां हुई है। इसकी देवनागरी लिपि रहती है, यानी मालवी जो बोली लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये देवनागरी जो लिपि रहती है इसकी मालवी की लिपि रहती है, यानी मालवी की लिपि को, मालवी बोली को अगर लिखा जाएगा तो देवनागरी लिपि के अंदर ही इसको लिखा जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में एक प्रमुख रूप से एक और बात बता देता हूँ जिसकी महत्वपूर्ण बात है, वो है कि डॉक्टर के.एल. हंस ने इसे पश्चिमी हिंदी भी कहा था, क्योंकि मालवा जो क्षेत्र आता है मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में आता है, इसलिए जो डॉक्टर के.एल. हंस साहब थे उन्होंने इसको पश्चिमी हिंदी कहा। डॉक्टर के.एल. हंस ने इसे पश्चिमी हिंदी कहा। ठीक है, डॉक्टर के.एल. हंस साहब जो थे उन्होंने क्या कहा था, मालवी बोली को पश्चिमी हिंदी का कहा था। तो मैंने ये आपको मालवी बोली के बारे में बताया कि सीहोर में, नीमच में, रतलाम में, झाबुआ में, उज्जैन, देवास आदि क्षेत्रों में ये मालवी बोली बोली जाती है। और साथ ही साथ ये इसका जो विकास हुआ है वो हुआ है राजस्थानी हिंदी के शोर सैनी अपभ्रंश का जो विकास माना जाता है। और डॉक्टर के.एल. हंस जो है उन्होंने इसको डॉक्टर के.एल. हंस ने इसे पश्चिमी हिंदी कहा, क्योंकि मालवा जो क्षेत्र आता है पश्चिमी हिस्से में आता है मध्य प्रदेश के। तो ये प्रमुख रूप से मैंने आपको इसके बारे में बातें बताई हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं इसकी जो अगली लैंग्वेज है
यानी अगला जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, उसमें कौन सी बोली बोली जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बुंदेलखंड के हिस्से की जो बुंदेली बोली है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी बोली आती है मध्य प्रदेश की, उसका नाम आता है बुंदेली बोली। बुंदेली बोली के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आता है, इसका जो क्षेत्र है दतिया, अशोकनगर, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, ये क्षेत्र है जहाँ पे बुंदेली बोली का प्रचलन, यानी बुंदेली बोली यहाँ पे मुख्य रूप से बोली जाती है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा इसके विकास के बारे में। इसका जो विकास माना जाता है वो पश्चिमी हिंदी के शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के शोरसेनी अपभ्रंश से जो है इसका विकास माना जाता है। अब इसके बारे में एक चीज और मैं आपको प्रमुख रूप से बता देता हूँ कि बुंदेली साहित्यकार, बुंदेली की जो बोली अपन बात कर रहे हैं बुंदेली के बारे में, बुंदेली बोली के एक प्रमुख रूप से साहित्यकार है, उनका भी बता देता हूँ मैं आपके बारे में। प्रमुख साहित्यकार की बात की जाएगी बुंदेली के, तो जागनिक, ईसूरी, गंगाधर, सबसे पहले प्रमुख रूप से इसका नाम आता है जागनिक। ये इनके बुंदेली बोली के प्रमुख रूप से जो है साहित्यकार है, जागनिक हैं। दूसरे आते हैं ईसूरी, तीसरे आते हैं गंगाधर। ये प्रमुख रूप से बुंदेली बोली के साहित्यकार माने जाते हैं, लिटरेचर रहे हैं ये, इन्होंने इसमें इसका लिटरेचर इसका लिखा है इसके बारे में, बुंदेली बोली के बारे में। अच्छा, इसका जो नामकरण किया है बुंदेली बोली का जो नामकरण हुआ, यानी इसको नाम दिया बुंदेली बोली, वो जॉर्ज गियर्सन ने इसका नाम दिया था। इसका नामकरण जॉर्ज गियर्सन द्वारा ठीक है, यानी इसका जो नाम हुआ, इसका जो नाम दिया गया है, बुंदेली बोली का जो नामकरण किया गया है वो जॉर्ज गियर्सन के द्वारा किया गया, यानी इन्होंने बुंदेली बोली का जो नाम है उन्होंने के द्वारा ही दिया गया है। ठीक है, तो ये जानकारी भी मैंने आपको दे दी। अब इसके आगे की एक और हमारे पास महत्वपूर्ण जानकारी बचती है बुंदेली बोली की, कि बुंदेली बोली जो है वो मध्य प्रदेश के कितने हिस्से में बोली जाती है। यानी अगर इसकी बात की जाए, अगर क्षेत्र के हिसाब से बात की जाए, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली बोली है बुंदेली। ये मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाती है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र आता है, मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है, इसके पूरे हिस्से की अगर बात की जाए तो उसमें सर्वाधिक बुंदेली बोली का ऐसा क्षेत्र है जो जिसमें बहुत बड़े लेवल में, काफी बड़े एरिया में बोली जाने वाली बोली अगर कही जाएगी किसी को तो बुंदेली बोली है। ठीक है, तो ये इसकी प्रमुख रूप से जानकारियां थी बुंदेली बोली के बारे में। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इसके आगे अगली जो बोली रहती है उसका नाम का, जैसे कि मैम ने आपको बताया, तो बघेलखंड के क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसके बारे में हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे बघेली बोली के बारे में। ये इसका जो क्षेत्र के बारे में अगर आपकी बात की जाएगी, नहीं बघेलखंड का जो क्षेत्र आता ही है, लेकिन अगर जिलों के हिसाब से बात की जाए तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं। रीवा आता है, सतना, शहडोल, रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया आदि का जो क्षेत्र है वो बघेलखंड के क्षेत्र में आता है। और साथ ही साथ यहाँ पे बघेली बोली का जो प्रचलन है, यानी बघेलखंड का जो क्षेत्र है जिसके अंदर रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया आदि जो क्षेत्र आते हैं उसके अंदर बघेली बोली बोली जाती है। अब हम इसके आगे के बारे में और जानकारी लेते हैं। इसके अंदर विकास के बारे में अगर बात की जाए, इसके अर्धमागधी जो अपभ्रंश है उससे इस बघेली बोली का जो है विकास माना जाता है, यानी जो इसकी शुरुआत हुई, यानी इस बोली की जो शुरुआत है वो अर्धमागधी अपभ्रंश है, उससे इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, इसकी उपबोलियों के बारे में बात की जाए तो इसमें जो प्रमुख रूप से उपबोलियां रहती हैं, यानी जो इसकी सब लैंग्वेजेस हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उपबोलियों के बारे में अगर आपकी बात की जाए तो इसमें जो प्रमुख रूप से आती बोली आती है वो तिरहरी, पवारी, गहोरा। तिरहरी इसकी प्रमुख रूप से एक बोली है, गवारी आती है,
गवारी, गहोरा, ये इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं। तिरहरी, गवारी, गहोरा। ठीक है। अब इसकी एक और महत्वपूर्ण जानकारी आती है, अगर एक मतलब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बघेली शब्दकोश के जो संकलन करता है वो कौन है। यानी संकलन करता का मतलब ये रहता है कि उसका जो शब्द है, जो उसके जो वर्ड्स है, उसको जो एक तरफ उसको डिक्शनरी के रूप में जिन्होंने लिखा, उसको एक तरफ जमा के लिखा, उसका नाम पूछा जाता है। तो उनका जो बघेली बोली का जो शब्दकोश के संकलन करता है, उनका नाम आता है श्रीनिवास शुक्ल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, श्रीनिवास शुक्ल। श्रीनिवास जो शुक्ल जी हैं, वो बघेली बोली के शब्दकोश जो यानी डिक्शनरी के रूप में इन्होंने उसको समाहित करा था, वो इनका ही काम था। ठीक है। तो संकलनकर्ता के रूप में मैंने इनका नाम लिख दिया है। अब इसकी अगली बोली एक जो हमारे पास एक और बोली बचती है, उसका नाम आता है निवाड़ी। अब हम निवाड़ी बोली के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसके क्षेत्र के बारे में बात करें तो खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, झाबुआ, ये प्रमुख रूप से निवाड़ी बोली के क्षेत्र आते हैं, जिले जो आते हैं वो ये हैं। इसका विकास राजस्थानी हिंदी के शोरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है। तो ये मैंने आपको एक और जानकारी इसके बारे में दी। अब इसका एक महत्वपूर्ण जानकारी आती है इसके साहित्यकार के बारे में, जो इनके लिटरेचर थे उनके बारे में जानकारी आती है कि मालवी बोली के निमाड़ी बोली के ऐसे प्रमुख साहित्यकारों के नाम बताइए। प्रमुख रूप से एग्जामों में इसके बारे में जानकारी ली जाती है कि इसके साहित्यकारों के बारे में पूछ लिया जाता है। मालवी बोली का विकास कहाँ से हुआ, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। मालवी बोली के जो उपबोलियाँ उनके बारे में पूछा जाता है MPPSC में, MPSI में और UPSC वगैरह के जो एग्जाम आते हैं उनके अंदर ये जानकारियाँ महत्वपूर्ण रूप से पूछी जाती हैं। तो हम उनके बारे में भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है। निमाड़ी जो साहित्यकार हैं, साहित्यकार के बारे में अगर बात की जाए तो श्रीराम परिहार, महादेव प्रसाद चतुर्वेदी प्रमुख रूप से आते हैं। श्रीराम परिहार, संत सिंगा जी, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। श्रीराम परिहार, संत सिंगा जी और महादेव चतुर्वेदी। श्रीराम परिहार, संत सिंगा जी, महादेव प्रसाद चतुर्वेदी, ये तीन मैंने आपका नाम आपके बारे में बताया निवाड़ी बोली के बारे में साहित्यकारों के। ये प्रमुख नाम है, ये कई एग्जाम में इसके बारे में पूछा भी जाता है और काफी टाइम से पूछा जा रहा है। हर जब भी एग्जाम होती है, चाहे वो MPSI हो या अदर कोई से भी एग्जाम हो, उसके अंदर इनके साहित्यकारों के बारे में पूछा जाता है। तो अब हम उसके आगे की जानकारी भी ले लेते हैं। उपबोलियों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि निमाड़ी की उपबोलियां क्या हैं। इसमें प्रमुख है बंजारी, गुरबी, बटकुंडी, ये इसकी प्रमुख रूप से उपबोलियां मानी जाती है। इसके शब्दकोश के संकलनकर्ता के अगर बारे में आपको बताना चाहूं तो उनका नाम आता है रामनारायण उपाध्याय। जो है इसके शब्दकोश के संकलन करते थे, यानी उन्होंने मालवी बोली के जो डिक्शनरी के रूप में जो समाहित किया था वो रामनारायण उपाध्याय जी थे। ठीक है। ये मैंने आपको अभी आपके बारे जानकारी जो दी है निवाड़ी बोली के बारे में जानकारी दी। अब हमारी एक और बोली बचती है, उसके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। जो मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊपरी हिस्सा यानी मध्य प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है, वहाँ कौन सी बोली जाती है। कल मैंने आपको बताया था कि वहाँ मध्य प्रदेश का ऊपर का हिस्सा आता है, वो आता है ब्रज बोली का क्षेत्र। तो हम उस ब्रज बोली के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसके क्षेत्र के बारे में ही हम बात करते हैं कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर, जो मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा जो आता है भिंड, यहाँ पे आपको मालूम है सबसे कम बारिश होती है। भिंड, मुरैना, मुरैना, ग्वालियर का जो क्षेत्र है वो ब्रज बोली का क्षेत्र माना जाता है। अब इसके विकास के बारे में बात की जाएगी तो इसका विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है।
इसका विकास हुआ शोरसेनी अपभ्रंश से, यानी ये राजस्थानी शोरसेनी अपभ्रंश है आपका, जो इसका दिवाड़ी का, और हमने मालवी बोली के बारे में पढ़ा था। लेकिन जो इसका विकास माना जाता है, यानी जो ब्रज बोली है वो ऊपर का भिंड, मुरैना, ग्वालियर के क्षेत्र में बोली जाती है, उसका विकास जो है शोरसेनी अपभ्रंश से ही इसका विकास माना जाता है। इसके जो साहित्यकार है, अब उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि जो ब्रज बोली के जो साहित्यकार है वो कौन है। प्रमुख रूप से इनमें नाम आता है सूरदास। आपको मालूम है प्रमुख ये कवि रहे हैं सूरदास, मीराबाई, रसखान, रहीम, ये प्रमुख रूप से ब्रज बोली के साहित्यकार माने जाते हैं। अब हमें इसकी उपबोलियां जो रहती हैं, यानी इसकी जो सब लैंग्वेजेस रहती है उनके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो इसकी जो उपबोलियां होती है उसमें आती है तोरधारी, तोरधारी, लोकधारी, शिकरवारी। ब्रज भाषा के संकलन करता जो आते हैं उनका नाम है रामचरण गुण। ये एग्जाम में, कई एग्जामों में इसके बारे में जानकारी पूछी जाती है, यानी ब्रज भाषा का संकलन किसने किया था? रामचरण गुण ने किया था। ये आज मैंने आपको जो जिलों के बारे में जानकारी दी, यानी मध्य प्रदेश का जो भाषा के हिसाब से जो डिवाइजन हुआ है, भाषा के हिसाब से जो मध्य प्रदेश का जो एरिया विभाजित किया गया है, ब्रज भाषा का क्षेत्र, निमाड़ी का क्षेत्र, बुंदेली का क्षेत्र, बघेलखंड का क्षेत्र और हमारा मालवा और निवाड़, ये जो क्षेत्र हमने आपको बताए थे कल, उसके आज जिलों के हिसाब से हमने आपको जानकारी दी कि उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी भाषाएं जो बोली जाती है। उम्मीद है आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आता है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज रहती है, अगर आपको कुछ पूछना है इस लेक्चर के बारे में, या कुछ आप अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना चाहती हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन में अपनी सोशल मीडिया जो आईडीज हैं उनका लिंक आपको दे रखा है। आप उस लिंक पे जाके हमें सोशल मीडिया के जरिए हमसे जुड़कर अपनी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आप जानकारी हमसे लेना चाहें, वो आप उससे सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़कर ले सकते हैं। धन्यवाद।